માનનીય નિવેદિતા दीदी એ અહીં પધારે એ પહેલા आई वुड लाइक टू गिव उनका मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। उन्होंने 1977 में बीएससी नागपुर विश्वविद्यालय से किया है, एमए इतिहास में पढ़ाई की अन्नामलाई विश्वविद्यालय से। हाल ही में वर्तमान समय में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में अखिल भारतीय उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही है। 1977 से अविरत विवेकानंद केंद्र की जीवन वृत्ति है, उन्होंने अपना पूरा जीवन विवेकानंद केंद्र के लिए समर्पित किया है। जीवन वृत्ति और विवेकानंद केंद्र विद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण का भी दायित्व वे संभाल रही हैं। वे एक समन्वयक विवेकानंद केंद्र संस्कृति संस्थान गुवाहाटी में भी अपनी सेवाएं दे रही है। अखिल भारतीय योग शिविर का संचालन भी वे कर रही हैं। उनका बायोडेटा बहुत ही ज्यादा लंबा है, लेकिन आप सब जैसे जानते हैं ऐसे उनको भारत सरकार द्वारा 2017 में सामाजिक कार्यों हेतु पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे आदरणीय दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो उनका परिचय में ज्यादा नहीं देते हुए वो खुद ही अपना यहाँ बैठते हैं तो ही उनका परिचय दिख जाता है। ऐसे आदरणीय सम्माननीय दीदी को मैं नम्र निवेदन करूंगा कि अपनी वाणी वचनों से हम सभी को मार्गदर्शित करें और हमें अपनी वाणी का लाभ दे। आदरणीय निवेदा दीदी फिर से जोरदार तालियों से उनको निवेदन करेंगे। आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी जो फिलहाल ही शुरू हुई है, ये 7वां वर्ष है, और फिर भी उसमें इतना व्यवस्थित उस यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने वाले इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सारे फैकल्टीज और आप सभी को ही मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हमने स्वामी विवेकानंद के विचार लेते हुए दिन भर कुछ चिंतन करने के लिए एक सेमिनार रखा है, जिसमें आप में से भी काफ़ी सारे युवक युवती अपने पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार यूथ इंटीग्रेशन, एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग, ऐसे कुछ मुख्य बिंदु लेते हुए आज का अपना यह सेमिनार है। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने भारत के बारे में जो जो नैरेटिव्स चलते थे, आप जानते हैं उस समय क्या नैरेटिव्स थे। नैरेटिव्स ऐसे थे कि भारत के पानी में ही मृत्यु है, ये देश अंधश्रद्धा है, पिछड़ा हुआ है, इस देश के रास्ते से क्या हाथी और शेर चलते हैं, यानी ये जंगली देश है। जबकि हमारे देश में जंगल ये अध्यात्म से जुड़ा है, लेकिन उनके यहाँ जंगल में रहना यानी पिछड़ापन, हमारे देश में अलग है। लेकिन ऐसे भारत के बारे में, और भारत की माताएं हैं, भारत की माताएं तो अपने बच्चों को नदी में मगरमच्छ के मुंह में फेंक देती है, ऐसा भारत के बारे में फैलाया जा रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे देश के संस्कृति का, धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद वहां गए। और एक सभा में तो स्वामी जी को एक प्रश्न भी पूछा गया कि क्या ये सही है, भारत की माताएं अपने बालकों को मगरमच्छ के मुंह में नदी में फेंक देती है? तो स्वामी जी ने कहा, हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे फेंक दिया था, फिर एक मगरमच्छ ने मुझे निगल लिया, लेकिन मैं ऐसा नटखट निकला कि मैं अंदर गया ही नहीं, तो वो मगरमच्छ को मुझे बाहर निकालना पड़ा, इसीलिए मैं आज जिंदा आपके सामने खड़ा हूं। और इतना सारा बताने के बाद वो बोले, आपको आके कुछ लोग ऐसा बताते हैं और आप भी मूर्ख जैसा उस पर विश्वास करते हैं। यदि हमारी देश की माताएं बच्चों को मगरमच्छ के मुंह में फेंकती तो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती क्या? ऐसे छोटी छोटी बातें लेते हुए स्वामी जी वहां जिस प्रकार से उन्होंने भारत के बारे में नैरेटिव्स बदल दे। आप जानते हैं ना कि ये सर्वधर्म परिषद जो थी वो 11 सितंबर से 27 सितंबर तक थी, और इन सारे दिनों में रोज अलग अलग सेशंस होते हैं, कुछ कॉमन होते थे, प्लेनरी सेशंस होते थे और कुछ पैरेलल सेशंस होते थे। तो एक बार स्वामी जी कहीं अन्य जगह गए हैं और दूसरी जगह में
सिर्फ क्रिश्चियनिटी छोड़ते हुए, क्योंकि उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, तो वो कैसा सर्वश्रेष्ठ उपासना पंथ है और बाकी सारे कितने गलत है, खराब है, ऐसा ही सारा बताया गया। उसमें भी ज्यादा गालियां हिंदू धर्म को दी थी। तो ये सारा हो गया। अभी स्वामी जी पहले ही दिन इतने यानी लोकप्रिय हो गए थे कि स्वामी विवेकानंद आखिर में बात करेंगे, ऐसा बोलने से लोग आखिर तक रुकते थे। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही बताया गया और स्वामी जी उस सेशन से शाम को इधर आए। उन्होंने सुना कुछ भी नहीं है दिन भर इस सेशन में क्या हुआ, लेकिन स्वामी जी को बताया गया कि आखिर के 5 मिनट है, आपको इसका जवाब देना है जो दिन भर हुआ। स्वामी जी बोले ठीक है। फिर स्वामी विवेकानंद उठकर खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताइए, आपने आज हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म वगैरह वगैरह सारे धर्मों को गालियां दी, आप मुझे ये बताइए उसके मूल ग्रंथ आप में से कितने लोगों ने पढ़े हैं। ये प्रश्न पूछने के बाद सिर्फ 3-4 हाथ खड़े हुए जो भारत के ही थे, भारत के आए हुए जो लोग थे, बस उतने ही हाथ खड़े हुए। और ऐसा हाथ खड़े हुए वो स्वामी जी ने देखा, सब लोग देख रहे हैं। फिर स्वामी जी पूरे अपने ऊंचाई के साथ खड़े होकर बोले, एंड येट यू डेयर टू जज अस। बस इतने ही शब्द थे, एंड येट यू डेयर टू जज अस। और फिर भी आप हमारा मूल्यांकन कर रहे हैं। आपने तो हमारे मूल ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, आप वो पढ़ी है, हमें लोगों ने दी हुई गालियां मत पढ़ी है। तो ऐसा जो था, यानी स्वामी जी का जो व्यक्तित्व था, जो अध्ययन था, सारे उपासना पंथों के बारे में बाइबल का अध्ययन था, और ऐसा अध्ययन होने के बावजूद भी गालियां लोग दे रहे, फिर भी उसके परे जाते हुए हम सब एक अंतिम लक्ष्य को, आनंद को, शाश्वत सुख को, ईश्वर को प्राप्त करने वाले, प्रयास करने वाले मानव ही है। ऐसी मानवता भी जो देख सके, ऐसे स्वामी विवेकानंद ने अपनी करुणा से, आत्मीयता से, अभ्यास से, विद्वत्ता से, समझ से, इन सारे इससे उन्होंने इस भारत देश के बारे में जो नैरेटिव्स थे सिंगल हैंडेडली वहां जाते हुए बदल दिए। और इसीलिए भारत जो एक आत्मसम्मान खोकर नीचे नीचे गिरता जा रहा था, वो 11 सितंबर यानी वो सर्वधर्म परिषद के उन दिनों के बाद भारत फिर से अपना आत्मसम्मान लेकर उठता चला आ रहा है। वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। और स्वामी विवेकानंद ने वो सर्वधर्म परिषद के बाद पूरे अमेरिका, यूरोप में भी उनके बहुत सारे भाषण हुए। 3.5 वर्ष उन्होंने पाश्चिमात्य संस्कृति बड़े नजदीक से देखी और उनके ध्यान में आया, आज ये बड़ी सफल दिख रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे है, इसमें बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है। और इसमें इसकी सफलता देखकर पूरा विश्व इनका क्या करेगा, अनुकरण करेगा, लेकिन उनके सोच में जो कमी है, उस कमी के कारण पूरे मानव जाति में ही समस्या निर्माण हो सकती है। वो कमी क्या है? तो रिलीजन विज्ञान के साथ कैसे जा सकता है, ये तंत्र उनके पास नहीं है। हमारे विचार से अलग विचार वाला कोई व्यक्ति है, उपासना पंथ वाला व्यक्ति है, उसको स्वीकारना कैसे, ये तत्वज्ञान उनके पास नहीं है। मनुष्य का जो आत्मविकास होना है या मनुष्य ने जो नैतिकता से जीवन जीना है, इसका विज्ञान उनके पास नहीं है, वो भारत के पास है। और जितना स्वामी जी उधर रहे, उनको भारत की विशेषता, भारत का महत्व, भारत राष्ट्र का प्रयोजन ध्यान में आ गया। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब वापस भारत में आए, उन्होंने भारतीयों को संदेश दिया कि उठिए, इस राष्ट्र को समर्थ बनाइए। क्यों समर्थ बनाना है? दूसरे किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, तो समर्थ किसके लिए बनाना है? तो पूरे मानव जाति को हमें मार्गदर्शन करना है। पूरे मानव जाति को जीवन में अध्यात्म और भौतिकता, इसका समन्वय कैसा होता है, व्यक्तिवादिता और सामाजिकता, इसका समन्वय कैसा होता है, अध्यात्म और विज्ञान, इसका समन्वय कैसा होता है, और टेक्नोलॉजी हमें पास करीब ला रही है। लेकिन सिर्फ करीब लाने से हम एक दूसरों का आदर नहीं करते हैं। करीब लाने से तो तुम मुझसे अलग हो, मैं तुमसे अलग हूं, और उस अलग क्या है उसके ऊपर जोर देते हैं,
तो 11 सितंबर 2001 होता है, और ऐसा नहीं होना है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद बताते थे कि विविधता में एकता नहीं, एकता ही विविध रूप से कैसे प्रकट हुई है, ये बताने वाला भारत देश है, उसकी संस्कृति है। और ये सारा तत्वज्ञान, ये सारा भारत ही पूरे विश्व को दे सकता है। हमें भी सीखना है, उन देशों से काफी सारे बातें सीखनी है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा हमें उनको देना है और पूरे मानव जाति को ही एक सही दिशा देनी है। उनकी उनकी जो विशेषता है, जो उनकी जो भाषा है, रिलीजन है, या जो भी उपासना पद्धति है, उसकी रक्षा करते हुए हम किसी को बदलने नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरों के साथ कैसे रह सकते हैं, ये तत्वज्ञान, ये एक उदाहरण सिर्फ भारत ही पूरे विश्व को दे सकता है। और इसीलिए हमें अपने राष्ट्र का पुनरुत्थान करना है। ऐसा एक राष्ट्र पुनरुत्थान का, नेशन बिल्डिंग का संदेश स्वामी विवेकानंद ने भारत आने के बाद हमें दिया। अभी उस भारत के पुनरुत्थान का जो कार्य है, उसके 3-4 बिंदु देखेंगे। एक बिंदु जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह आत्मीयता, एकात्मता के आधार पर ही होगा। वही इस राष्ट्र का जीवन दर्शन है, एकात्म जीवन दर्शन। यानी हम कहते हैं मनुष्य, वो मनुष्य क्या है? वो मनुष्य इस सृष्टि से, राष्ट्र से, समाज से, परिवार से अलग नहीं है। मनुष्य का ही विस्तारित स्वरूप परिवार है, परिवार का ही विस्तारित स्वरूप समाज है, समाज का ही विस्तारित स्वरूप यह राष्ट्र है, उसका ही विस्तारित स्वरूप यह सृष्टि है। एको हम बहुश्याम, अद्वैत जो वीसी साहब हमें बता रहे थे। तो इस एकात्म जीवन दर्शन ये इस राष्ट्र का आधार रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत सुंदर एक लेख है, आप मिलने से जरूर पढ़िए, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष। और उसमें वो कहते हैं किसी राष्ट्र का इतिहास, वो कौन से राजे आए, उन्होंने क्या आक्रमण किया और कैसे राज्य चलाया, वो इस देश के अनुकूल थे या विरोधी थे, ये भारत का इतिहास नहीं हो सकता है। ये इतिहास का तो एक छोटा सा भाग है, लेकिन इतने हजारों शताब्दियां जा रही थी, ऐसे आक्रमण हो रहे थे, उसके बावजूद भी इस देश के लोगों ने जो अनेक के परे जाते हुए जो एक है, उसकी जो उपासना की है, वो एकात्म शक्ति को समझना, ये भारत के इतिहास को समझना है। और जो उस आत्म शक्ति को समझेगा, वही भारत के इतिहास को फिर से उज्जवल वैभवशाली बना सकता है। तो ऐसा यह भारत का जो एकात्म जीवन दर्शन है, ये आज विज्ञान मान रहा है। चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स हो, चाहे वो सेल्यूलर बायोलॉजी हो, चाहे वो पर्यावरण हो, आज सब हम उसमें जान रहे हैं कि हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। आप जानते हैं ना, विज्ञान में पहले एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जेक्टिव होते थे। ऑब्जेक्टिव यानी साइंटिस्ट यहाँ बैठेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा और उसके कुछ नियम हो गए, उससे क्या प्राप्त होगा, फिर जो एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन होंगे, उससे जो जो इन्फरेंसेस निकलेंगे, ये साइंटिस्ट क्या सोच रहा है, उसका कभी प्रभाव उसके ऊपर होता नहीं था। यानी अर्लियर द एक्सपेरिमेंट्स वेयर ऑब्जेक्टिव, बट नाउ दे आर सब्जेक्टिव। जैसे हम सूक्ष्मतर जो अणु परमाणु होते हैं, उनके अध्ययन में गए, तो क्या हो गया, आप जानते हैं ना, पहले उन्होंने विश्व किससे बना है, तो एलिमेंट से बना है, फिर बोले नहीं मॉलिक्यूल से बना है, फिर बोले नहीं जिसका विभाजन ही नहीं हो सकता वो एटम है, पूरा विश्व एटम से बना है। यदि एटम क्या है समझते हैं तो विश्व समझ जाएगा। फिर ध्यान में आया एटम भी डिविजिबल है, एटम में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स है। तो फिर जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है समझने का प्रयास शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन क्वार्क से बना है, 6 प्रकार के क्वार्क्स। अच्छा, क्वार्क क्या है, क्वार्क का अध्ययन करने लगे। अभी उसकी मूवमेंट कैसी होती है, वो पार्टिकल होता है या वेव होता है, ऐसे सारे अध्ययन में साइंटिस्ट गए और साइंटिस्ट एकदम शॉक्ड हो गए। यदि साइंटिस्ट सोचता है ये वेव करके बाहर आएगा, वो वेव करके बाहर आता है, ये पार्टिकल करके होगा, ये पार्टिकल करके होता है।
इट मूव्स, ऐसा वो सोचता है, इट मूव्स। ये जो सोचता है ये नहीं हिलेगा तो नहीं हिलता है। यानी साइंटिस्ट की आत्मचेतना और ये सब एटॉमिक पार्टिकल ये परस्पर जुड़े हुए हैं। इसीलिए साइंटिस्ट अभी कहते हैं इसके आगे यदि हमें अध्ययन करना है तो मनुष्य क्या है, उसकी सोच क्या है, आत्मचेतना क्या है, ये हमें समझना होगा। आज पेड़ हमसे जुड़े हैं, वो पर्वत हमसे जुड़े हैं, वो हमारे जीवन में आवश्यक है। ये पर्यावरण में भी हम समझ रहे हैं। सेल्यूलर बायोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, वेब ऑफ लाइफ वगैरह आप पढ़ सकते हैं, या बायोलॉजी ऑफ बिलीफ ये भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एक पुस्तक है जिसमें आज हमारा जो अद्वैत दर्शन है, एकात्म जीवन दर्शन है, ये आज इस अस्तित्व का सत्य है, ये हम समझ रहे हैं और उस पर आधारित यह राष्ट्र रहा है। तो एक तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये एकात्म जीवन दर्शन सिर्फ कोई थियरी नहीं है, उस आत्मीयता से, उस अपनापन से हमें अपने समाज में कार्य करना है। जो दूर दूर के क्षेत्र है, जो अंदरूनी क्षेत्र है, जो वंचित है, दुखी है, पीड़ित है, उनके लिए हमें कार्य करना है, क्योंकि वो दूसरे नहीं है, वो हमारा ही विस्तारित स्वरूप है। स्वामी जी का एक बहुत बड़ा पावरफुल वाक्य है, वो कहते हैं दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। दे अलोन लिव, जो हमें बताया भी था यहाँ, दे अलोन लिव, वही जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो सारे चलते फिरते मुर्दे हैं। अभी ऐसा क्यों बताया? क्योंकि दूसरा करके कोई है ही नहीं। जैसे उदाहरणार्थ ये हाथ है, ये हाथ इस शरीर का क्या है? अंग है ना, यानी हाथ का ही विस्तारित स्वरूप शरीर है। तो ये हाथ में शरीर का पोषण करना ही है, खाना लेकर मुंह में डालना ही है। हाथ ये नहीं कह सकता कि मुझे तो रुचि नहीं मिलती, मुझे तो खाना नहीं मिलता, मुझे ही काम करना पड़ता है, तो मैं क्यों खाना उठाऊं और मुंह में डालूं? मैं तो खाना मेरे पास रखूंगा, मुंह को यदि चाय पीना है जाए कप में डायरेक्टली मैं क्यों कप उठाऊं? ऐसा यदि हाथ कहता है, शरीर का पोषण नहीं करता है, तो क्या होगा? शरीर दुर्बल होगा तो हाथ भी दुर्बल होगा। यदि आज मैं, मेरा राष्ट्र, इस सृष्टि, मानव समाज, मेरा समाज, मेरे आजू बाजू का परिसर और मेरा परिवार, इनका पोषण मैं नहीं करूंगी, इनके लिए मैं कार्य नहीं करूंगी, तो एक समय आएगा मनुष्य भी अंदर से टूटता चला जाएगा। आज ऐसा इंग्लिश में हम कहते हैं ना, आई थिंक आई एम गोइंग टू पीसेस। ये पीसेस क्या है? शरीर मन बुद्धि एक नहीं रह सकती। सोना चाहते हैं, मन सोने नहीं देता है, नींद की गोलियां खानी पड़ती है। अपने देश में आज भी हम परिवार से जुड़े हैं, थोड़ा बहुत समाज से जुड़े हैं, इसलिए हमें समस्या नहीं है। हम तो क्लास में भी सोते हैं मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, बस ऐसी पकड़ते हैं और सो जाते हैं हम कहीं भी सो सकते हैं। लेकिन पश्चिम में देखते हैं 70%, 90% लोग कभी ना कभी या रोज नींद की गोलियां खाते हैं। ये समस्या है। शरीर मन बुद्धि भी एक नहीं। यानी हम यदि इन सब अपने विस्तारित स्वरूप के साथ जुड़ते नहीं हैं तो मनुष्य का भी विघटन होता है। इसीलिए स्वामी जी ने बताया अपनेपन, आत्मीयता से कार्य कीजिए। दूसरा, सेवा कार्य कीजिए। थोड़ा बहुत हम सब ने अपना समय समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए निरपेक्ष भाव से, अपना जो काम है वो तो अच्छा करना ही है, लेकिन अपना 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, अच्छा कार्य करने के लिए देना ही है। तो ये दूसरा सेवा कार्य। तीसरा जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये नेशन बिल्डिंग जो होगा, ये जैसे हमें सीके राव जी ने बताया ना, हम सबका कुछ सपना होना है। मैं वाटर मैनेजमेंट में मेरे देश में ऐसा कार्य खड़ा करूंगी कि कभी पानी की कमी नहीं होगी। मैं सोलर एनर्जी का काम करूंगी कि हमारे देश में ऊर्जा हमेशा उपलब्ध रहेगी। मैं मेरे गांव को आदर्श गांव बनाऊंगी। मैं पर्यावरण की रक्षा में काम करूंगा। ऐसे हमारे अलग अलग सपने होने हैं। जब हम कहते हैं जीवन का ध्येय होना है, वो जीवन का ध्येय प्रोफेशनल एम नहीं है। यानी यदि हम किसी को पूछते हैं तुम्हें क्या करना है जीवन में, वो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो ये तो प्रोफेशनल एम हो गया। जीवन का ध्येय ऐसा है जिससे जीवन भर
हम समष्टि के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। तो ऐसा एक ध्येय लेकर हमें काम करना है। फिर अपना जो प्रोफेशन है वो तो अच्छी तरह से करना ही है। जैसे हमें अपने वाइस चांसलर बता रहे थे कि यहाँ रिजल्ट का जो एक एफिशिएंसी है, तो जो भी काम करेंगे एफिशिएंसी करेंगे, अच्छा करेंगे, लोगों का हित ध्यान में रखते हुए करेंगे, वैसा तो करना ही है। फिर भी 1-2 घंटा निरपेक्ष भाव से कार्य करने के लिए निकालना है। और तीसरा है, ये भारत राष्ट्र है, आप पूरा यूरोप जाइए, उसमें जितनी विविधता है उससे भी ज्यादा विविधता इस देश में है। जैसे मैं आपको नाम बताऊं, आने दोन्नी, सिंगबोंगा, बथाऊ, जीताने, रंगफ्रा, आपको ये नाम पता नहीं है। ये सारे भगवान के नाम है। अलग अलग जनजाति के नॉर्थ ईस्ट में भगवान के नाम है, हमें वो नाम भी पता नहीं है। हम यानी कुछ कुछ अंतर पे भाषा बदलती है, भगवान का नाम बदलता है, उत्सव का नाम बदलता है, कपड़े पहनने के तरीके बदलते हैं। इतना विविध ये देश है। तो इस विविधता में हमें एक दूसरों का आदर करना आना है। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जो आप कर रहे हैं आपके लिए अच्छा है, सही है, और ये मेरे लिए सही है। ये क्या भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्या तुम्हारा देव है, ऐसी क्या पूजा कर रहे हैं, ये क्या तुम्हारा उत्सव है, ये क्या तुम्हारी भाषा है, तुम्हारी भाषा ही अच्छी नहीं है, ऐसे क्या कपड़े पहनते हो। नहीं, हमारे सारे पारंपरिक कपड़े हो या हमारी भाषा हो, उत्सव हो, ये उस जाति के लिए, जनजाति के लिए, उस क्षेत्र के लिए सही है। इसीलिए एक परस्पर आदर ये होगा तो ही हम एकात्मता से आगे जाएंगे। ऐसे नेशन बिल्डिंग के अनेक सूत्र स्वामी विवेकानंद ने हमें दी है, हमें दिए हैं। अभी ऐसे सूत्र लेकर कार्य करना है तो हमारी शिक्षा भी सही होनी है। और वो शिक्षा कैसी होनी है, तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का जो पहला सूत्र बताया है वह है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। वो कहते हैं सबके अंदर ज्ञान पूरा है, परफेक्शन है। एजुकेशन क्या है, हम उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक योग्य माहौल देना है कि जिससे उनके अंदर की क्षमता प्रकटित होगी। हमने उनको एक ट्रिगर करना है तो अंदर का ज्ञान प्रकटित होगा। ये मैं अभी मैं प्रवास में ही हूँ, महाराष्ट्र में, मैं नासिक में थी और वहां एक एजुकेशनिस्ट के साथ मेरी चर्चा हो रही थी। वो बोल रही थी अभी एक कंस्ट्रक्टिविज्म ऐसा एक शिक्षा में आ रहा है। तो मैंने पूछा अच्छा वो क्या है, तो उन्होंने बोला कि बच्चों के अंदर ज्ञान होता ही है, हमने उनको ऐसा माहौल खड़ा करना है कि जिससे वो अपने अंदर के ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं, वो प्रकटित होता है। मैंने उनको बताया ये स्वामी विवेकानंद ने इतने साल पहले एजुकेशन में बताया है। वो शिक्षक को कहते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि इन बच्चे सारे मेरे सामने मूर्ख है, मैं उनको पढ़ा रहा हूं। हम आपके सामने कोई एक बहुत प्रगत आत्मा भी अभी ये नया शरीर धारण करके आई होगी। इसीलिए आप सोचिए विवेकानंद के शिक्षक है ना, यानी वो शिक्षकों को लगा होगा मैं इसको पढ़ा रहा हूं, लेकिन स्वामी जी ऐसे प्रतिभा के थे कि प्रोफेसर राइट ने उनके बारे में लिखा था कि हियर इज ए मैन हुज नॉलेज इज मोर देन द नॉलेज ऑफ ऑल अवर प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। वो सिर्फ प्रोफेसर्स ऑफ फिलोसॉफी नहीं बोल रहे, ऑल अवर प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। और ये सही है। निकोला टेस्ला जैसा साइंटिस्ट स्वामी विवेकानंद के साथ बैठकर चर्चा करते करते विज्ञान में आगे जाता है। ये सत्य है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने एकनाथ जी के स्वामी विवेकानंद के साथ इंटरैक्शन की, तो ऐसे स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा थी और उनको उनके जो शिक्षक ने सिखाया, कितना भाग्य था उनका कि उन्होंने ऐसे विद्यार्थी को सिखाया। तो ज्ञान तो अंदर है, इसीलिए एक आत्मसम्मान हर एक का कायम रहे, ऐसा रखते हुए हमें सिखाना है। स्वामी जी उस शब्द का उपयोग करते हैं, वो कहते हैं आप तो फैसिलिटेटर है, आप गार्डनर जैसे है, बीज के अंदर सारा है ही, हमें तो सिर्फ उसको एक पोषक जमीन देनी है, उसको पानी डालना है, उसके अंदर जो है वो तो प्रस्फुटित होगा ही। तो पहला ये है।
इसीलिए स्वामी विवेकानंद युवाओं को कहते हैं, आप कभी भी आपका आत्मविश्वास मत खोइए। इफ यू थिंक यू कैन एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। आपके अंदर इतनी प्रचंड शक्ति है, थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कभी क्राइंग बेबीज मत बनिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे माता पिता तो पढ़े लिखे नहीं है, और मेरे घर में तो पढ़ने के लिए टेबल भी नहीं है, ठीक से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, मैं क्या पढ़ाई कर सकता हूं। नहीं, साधन आवश्यक नहीं है, सारी शक्ति अपने अंदर है। हम प्रयास करेंगे और आत्मविश्वास से उसके पीछे लगेंगे, हम इस दुनिया में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मविश्वास से जाइए। तो शिक्षा में मुख्य रूप से आत्मविश्वास जागृत करना है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एंड डिटैचमेंट, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ गेनिंग नॉलेज। अभी ये कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता, और कॉन्सेंट्रेशन एंड डिटैचमेंट, डिटैचमेंट यानी जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं उससे दूर होते हुए उस विषय को समग्रता से समझना, और जब विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसके गहराई में जाना। तो उसके लिए मन एकाग्र होना है। मैं जब भी युवाओं के साथ इंटरेक्शन करती हूं, जब भी प्रश्नोत्तर होते हैं, पहला प्रश्न आता है कि मन को एकाग्र कैसे करें। हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, बहुत इधर उधर दौड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सच में शिक्षा यानी क्या? ज्ञान कैसे प्राप्त करना, या अपने अंदर का वो जो ज्ञान अंदर ही होता है उसको कैसे प्रकटित करना, इसका तंत्र सीखना है। बस ये तंत्र सीखना यानी शिक्षा है। बाकी विषय तो माध्यम है, जो भी हम विषय चुनते हैं वो तो माध्यम है। तो ऐसा वो शिक्षा के बारे में कहते थे। इसमें और एक बहुत महत्व की बात कहते हैं, जो आज हमारे युवाओं के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है, लेकिन जब तक आप तय नहीं करेंगे ये संभव नहीं होगा। और वो कहते हैं इंद्रिय संयम। जब तक मन का संयम नहीं है, इंद्रियों का संयम नहीं है, तब तक हम अपने आत्मशक्ति को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो हमें छोटे छोटे संकल्प करने होंगे कि मैं पढ़ाई के लिए 1 घंटा बैठता हूं तो मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा ही, मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। मेरा मोबाइल में भी यदि वो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन का आवाज आता है, मैं मोबाइल उठा के नहीं देखूंगा। 1 घंटा मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। छोटी सी बात है, क्या हम इतना छोटा सा चैलेंज लेके अध्ययन कर सकते हैं? यानी साधनों का गुलाम हम नहीं होंगे। आप यदि दिल्ली गए होंगे तो वहां एक अक्षरधाम है, उस अक्षरधाम में एक संस्कृति विहार है, और उसका जो टिकट लेना है, वो टिकट का जो वेटिंग हॉल है, उसमें फॉरेनर्स ने भारत के बारे में क्या क्या बोला वो लिखा हुआ है। उसमें एक जो ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है कि द इंडियंस पजेस एवरीथिंग बट दे आर पजेस्ड बाय नथिंग। देखिए, इंडियंस पजेस एवरीथिंग, भारतीयों के पास सारे संसाधन हैं, इंडियंस पजेस एवरीथिंग बट दे आर पजेस्ड बाय नथिंग। लेकिन वो कहते हैं भारतीय किसी भी संसाधन के गुलाम नहीं है। आज मैं मोबाइल की गुलाम हूं या मोबाइल मेरा साधन है? खुद को प्रश्न पूछना है। मैं उस मोबाइल का कैसे साधन करके उपयोग कर सकती हूं? आज हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, मैं जानती हूं। हम जब पढ़े तब इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। आज जब आप पढ़ रहे, आपके सामने बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। आपको डेविएट करने वाली, पद से दूर ले जाने वाली, पथ से दूर ले जाने वाले थियरीज है। अरे खुद के लिए जियो, अरे बी मैन यार, थोड़ा पी कर तो देखो शराब, तब समझेगा शराब क्या होता है। यानी मैनलीनेस किसमें है? इसमें है, शराब पीकर देखने में है। हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं। अरे क्या तुमको आज एक भी बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, क्या तुम कॉलेज जीवन जी रहे हो? तो हमें लगता है कि अरे हाँ, कॉलेज जीवन यानी यही करना है। या फिर हो जाता है मोबाइल में मैसेजेस भेजना और प्रेम की कथाएं रचना, और ये सारा करते करते एक दिन ऐसा आता है, एक तो वो चला जाता है या ये चली जाती है, बाय बाय हो जाता है, फिर बचा हुआ रोते रहता है। उससे बाहर आते आते ध्यान में आता है कि पढ़ाई का समय समाप्त हो गया, हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी।
प्रेम जरूर कीजिए जब करने का समय आएगा। आज ये पढ़ाई का समय है, ये ब्रह्मचर्य का समय है, ये जो ध्येय लेकर हम कार्य कर रहे हैं उसी में शरीर मन को लगाना है। मैं एक बार ऐसे ही युवाओं के साथ बोल रही थी, ऐसे ही प्रेम के चक्कर लेके जो होता है, तो उस युवा की, जिस युवा के साथ बात कर रही थी, क्लास 6 की बहन है, ऐसी बैठी थी। फिर बाद में वो बोलती है, दीदी ये भैया ने अननेसेसरी ये विषय आपके साथ निकाला है, इसमें क्या है, आएंगे, कोई आता है प्रस्ताव लेकर, मेरे पास भी तो कितने आए हैं। क्लास 6 की लड़की बोल रही है। देखिए, आज शिक्षा में जहां इंद्रिय संयम होना है, हम इसको ब्रह्मचर्याश्रम कहते थे, आज वो इंद्रिय संयम नहीं है। अनेक बातों से, फिर खुद का विचार हो, फिर वो सारे कॉस्मेटिक्स लेकर एडवर्टाइजमेंट्स हो, और हम बाह्य सौंदर्य के मोह में क्या क्या करने लगते हैं। आंतरिक सौंदर्य, आत्मविश्वास जब चेहरे पे झलकता है, आप अपने वो सारे जो खिलाड़ी है ना, जिनको मेडल मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, आप उनका चेहरा देखिए, क्या सौंदर्य लगता है उस चेहरे पर। वो क्या है, वो आत्मविश्वास का सौंदर्य है, वो आंतरिक सौंदर्य है। ये कॉस्मेटिक्स में नहीं होता है। हम उसमें बह जाते हैं, फिर सारा पैसा कॉस्मेटिक्स में लगाते हैं, माता पिता का ख्याल नहीं करते हैं। ऐसे अनेक विचार हमें अपने पथ से दूर करने वाले हैं, लेकिन उसका शिकार हम नहीं बनेंगे। ऐसा आत्मसंयम आज आवश्यक है। स्वामी जी को पता था आने वाले युवाओं की क्या स्थिति होगी, इसीलिए वो उसी समय बताते हैं कि आत्मसंयम, इंद्रिय संयम ये आवश्यक है, ये शिक्षा में महत्व का है। ऐसा सब समझते हुए जब युवा खड़ा होता है, राष्ट्र का विचार लेकर खड़ा होता है, तो ऐसा युवा सारे समस्याओं का हल निकालता है। इसीलिए स्वामी जी कहते थे, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द यंग जनरेशन फ्रॉम हुम विल कम द हीरोज हु विल वर्क आउट द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स लाइक लॉयंस। ऐसा स्वामी जी का विश्वास था। क्यों विश्वास था? क्योंकि युवाओं में कुछ विशेषता होती है। एक विशेषता ऐसी है कि वो भविष्यकाल और अतीत, इसकी दुआ है। वो अतीत से सारा शक्ति भी ले सकते हैं और भविष्य के सपने देख सकते हैं। दूसरा, युवा ये कैलकुलेटिव नहीं होता है, हाँ वो करने से ऐसा होगा क्या, डरते नहीं है। यदि उनको कुछ अच्छा लगा उसमें झोंक देते हैं। ये युवा हृदय की विशेषता है कि युवा हृदय झोंक देता है। यदि झोंक देने के लिए अच्छे विषय नहीं मिले, तो जैसे मैंने कहा, सो कॉल्ड प्रेम हो, या फिर शराब हो, या फिर ड्रग्स हो, या ऐसे विषयों में खुद को झोंक देता है। लेकिन झोंक देने की वृत्ति उसकी है, तो उसके सामने यदि अच्छे विषय आए, इसीलिए अपने भारत सरकार ने, मुझे लगता है 1984 में हुआ क्या, स्वामी विवेकानंद को हमने राष्ट्रीय युवकों का आदर्श करके, यानी उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस करके मनाना ये किया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक युवा थे, वो युवा करके रहे, जिए। वो भी प्रश्न पूछते थे, अपने गुरु को प्रश्न पूछते थे, गुरु की परीक्षा लेते थे। वो भी कहते थे कि यदि आज हम भूखे को अन्न नहीं दे सकते हैं तो भगवान का नाम लेने में क्या मतलब है। ऐसा एक बोलने वाले सन्यासी, ऐसे भी वो थे, और युवा करके ही वो गए। स्वामी जी का कोई वृद्ध स्वामी विवेकानंद का चित्र हमें नहीं दिखेगा, वो हमेशा युवा है, और युवाओं को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा था। आज भी स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं को प्रेरित करते हैं। 1992 में विवेकानंद केंद्र ने एक विवेकानंद भारत परिक्रमा निकाली। यानी स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने के पहले जिन जिन अपने देश के शहरों में, गांवों में गए, वहां ये भारत परिक्रमा गई। क्योंकि 100 बरस तब पूरे हुए 1992 में, तो गए, यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुए, कॉलेजेस में हुए, शहरों में हुए, नगरों में हुए। तो ऐसे ही वो सब जगह जाते थे। पहले वहां केंद्र के कार्यकर्ता उसका आयोजन करते थे। तो जब भागलपुर यूनिवर्सिटी में गए और वहां कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसी विवेकानंद भारत परिक्रमा आने वाली है,
तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यूनिवर्सिटी में तो अनुशासन ही नहीं है और आपकी परिक्रमा तो शाम को पहुंच रही और हमारे यहाँ लाइट भी बहुत जल्दी जाते हैं, तो फिर तो अंधेरे में तो कुछ भी हो सकता है और इसीलिए हम विवेकानंद तो जो बहुत चाहते हैं लेकिन ये कार्यक्रम का हमें डर है। तो कार्यकर्ताओं ने बोला आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ अनुमति दीजिए, अनुशासन वगैरह हम देख लेंगे। और सच में शाम को ही कार्यक्रम हुआ और जैसे सोचा था वैसा ही हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई लेकिन इन्होंने पेट्रोमैक्स वगैरह सब तैयार रखे थे, वो तुरंत लाए, युवा पूरे अनुशासन से बैठे थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, उसमें कुछ पथनाट्य होता था, गीत होता था, फिर चर्चाएं होती थी, ऐसा एक अच्छा पैक्ड प्रोग्राम युवाओं के लिए होता था। वो सारा कार्यक्रम हो गया और फिर उसमें साहित्य सेवा होती थी, यानी स्वामी जी के पुस्तकों के स्टॉल लगते थे, तो वो भी उनको बताया गया। और पूरे विवेकानंद भारत परिक्रमा में भागलपुर यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा साहित्य स्वामी जी का गया, यानी खरीदा गया। तो युवा अच्छे ही है, युवाओं में बहुत सारा कुछ करने की इच्छा है, उनके सामने यदि वो मार्ग नहीं है, उनको पता नहीं है तो ही होता है। वो युवा तो सारे भूखे थे, जब स्वामी विवेकानंद के विचार उनके सामने रखे गए वो और जानना चाहते थे और सारे लोगों ने जाके कितने सारे पुस्तक खरीदे। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं युवाओं में ये सच शक्ति है, युवा हृदय से बड़ा अच्छा है, वो कुछ करना चाहता है, झोंक कर करना चाहता है, उसके सामने वो आदर्श होने हैं। इसीलिए श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी का मैं अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद की चेयर भी प्रस्थापित की है कि हम युवाओं को लेकर कुछ कार्य करें। और इसीलिए आज इस चेयर ने यह सेमिनार का आयोजन किया है और उसमें यह भी बहुत अच्छा लगा, सिर्फ हम मेरे जैसे बाहर से लोग आके सिर्फ भाषण देंगे, इसके बजाय युवा भी अपने अपने पेपर प्रेजेंट करे। और ऐसा करते हुए ऐसा आज ये होने वाला है, लेकिन सिर्फ जैसे हमारे वीसी ने बताया कि सिर्फ ऐसा करके समाप्त नहीं होना है, ये हमारे व्यवहार में आना है, कुछ नित्य रूप से हमने करना है। तो क्या हमारे महाविद्यालयों में हम विवेकानंद के नाम से कुछ मंडल हो, क्लब हो, जो भी नाम हो, हम एक नित्य गतिविधि करने वाली चमू खड़ी कर सकते हैं? क्या आप में से ऐसे युवा है कि जो चाहते हैं कि हाँ मैं मेरे महाविद्यालय में ऐसा काम करना चाहता हूं? आप यदि ऐसा है तो केंद्र के कार्यकर्ता बाहर है, आप जाके आपका नाम दीजिए कि हाँ मैं तो पढ़ाई करूंगा भी, लेकिन मैं विवेकानंद के विचारों को लेकर युवाओं को सेवा में कैसे प्रेरित करना है, उनका साहस कैसे बढ़ाना है, उनका एकेडमिकली इंप्रूवमेंट कैसी होनी है, इन सारे विषयों में मार्गदर्शन करने वाला एक विवेकानंद के नाम से मंडल हम खड़ा करेंगे। ऐसे पूरे समाज को लेकर कार्य करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा ही, एकात्मता होगी ही, लेकिन युवाओं को उसके लिए सामने आना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन श्री गोविंद गुरुओं से हम प्रेरणा लेकर ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, उन्होंने जिस प्रकार का कार्य किया और उनके सारे जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जिस प्रकार का बलिदान किया, ऐसा बलिदान आज तो हमें करना नहीं है, लेकिन हमें जीना है। आज हमें अपने राष्ट्र के लिए जीना है। तो ऐसे जीने के लिए हम कितने लोग तैयार हैं? हम कुछ ना कुछ, यानी महीने में 2-3 घंटा या हफ्ते में 1 घंटा, क्या हम अपने समाज के लिए, युवाओं के लिए कार्य कर सकते हैं? ऐसे ज्यादा से ज्यादा युवा या व्यक्ति अपने देश में जब खड़े होंगे तब निश्चित रूप से यह राष्ट्र अपने सामर्थ्य से खड़ा होगा और पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेगा। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ना मैं भविष्य में देखता हूं, ना देखना चाहता हूं, लेकिन एक दृश्य मेरे आंखों के सामने प्रखरता से उभर रहा है। यह प्राचीन भारत माता पहले से भी अधिक वैभवशाली सिंहासन पर बैठकर आ रही है और उसकी शांति और मांगल्य से पूरे विश्व में उद्घोषणा कीजिए।
कल्पना कीजिए, ये भारत राष्ट्र जब जब सामर्थ्यवान हुआ है, हमने कभी भी विश्व को नष्ट नहीं किया है, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, हमने सिर्फ उनको सुसंस्कृत किया है। मैं एक उदाहरण बता के समाप्त करूंगी कि कैसा भारत के लोग जहां भी गए, चाहे बौद्ध काल में धर्म प्रचारक करके गए या उसके पहले भी व्यापारी करके गए या ऋषि मुनि करके गए या ब्रिटिश काल में बॉन्डेड लेबरर्स करके गए या आज के काल में आईटी में हम जा रहे काफी सारे देशों में, हम जब भी गए, जिस भी रूप में गए, हमने उन देशों को समृद्ध ही किया है। हमने उसमें उनकी समृद्धि में हमने योगदान दिया है। हम कभी वहां की समस्या करके नहीं रहे, तो उस राष्ट्र की सेवा ही हमने उन देशों की है। तो एक जो प्राचीन काल का उदाहरण है कि एक कंबू करके भारत देश का कपड़ों का व्यापारी था और वो जहाज में कपड़े लेकर अलग अलग देशों में जाता था। तो कंबोडिया, आज का जो कंबोडिया है, वहां ऐसा होता था कि वहां उन लोगों को कपड़े पहनना उस समय पता नहीं था, तो इसीलिए वो विवस्त्र होते थे। तो विवस्त्र होने के कारण कभी ऐसे दूसरे देश से कुछ जहाज से वगैरह लोग आ गए तो वो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसीलिए वहां रानी का राज्य था, रानी प्रशासन करती थी। तो रानी ने बता दिया कि हम यानी उसने अपने लोग रखे, दूर से कोई जहाज दिखने से तुरंत संदेश आ जाता था और सारी सेना, रानी अपनी स्त्रियों की सेना होती थी, उनको लेकर आती थी धनुष्य बाण रखते हुए। वो क्योंकि जहाज से तो लोग सीधे आ नहीं सकते, उनको छोटे छोटे बोट में चढ़कर आना होता है। तो जैसी बोट आने लगती थी वो ये लोग उनको धनुष्य बाण से मार देते थे। तो एक बार ये कंबू का जहाज, वो तो कभी कंबोडिया पहले जाता नहीं था, लेकिन तूफान आया, तूफान में जहाज इधर उधर गया, रास्ता भटक गए और अभी कंबोडिया का किनारा दिखा। उस समय उसका नाम कंबोडिया नहीं था। तो इस कंबू ने सोचा कि चलो हम यहाँ जाएंगे, थोड़ा पानी खाना ठीक से ले लेंगे और फिर वापस जाएंगे। तो ऐसा करते हुए उन्होंने जब बोट निकाल के उसमें बैठना शुरू किया तो उन्होंने देखा किनारे पे पूरी सेना आकर खड़ी हुई है। सारे ऐसे हाथ में धनुष्य बाण लेकर खड़े हैं। तो उसने अपने बाकी लोगों को बोला कि आप लोग अंदर जाइए, यदि ये लोग मुझे मार देते हैं तो आप लोग यहाँ से चले जाइए, लेकिन मैं अकेला जाता हूँ। फिर उन्होंने बोट में काफी सारे कपड़े रखे और वो बोट चलाते हुए वो किनारे आए। अभी रानी ने भी देखा कि सारी बोट रुक गई, सिर्फ एक ही व्यक्ति आ रहा है। तो रानी ने बोला ये शायद कुछ बताने के लिए आ रहा होगा, हम देखते हैं ये क्या करता है। इसीलिए रानी ने बताया नहीं मारेंगे, और सारे धनुष्य बाण लेकर सज्ज खड़े हैं। ये व्यक्ति आया, हाथ में ऐसे कपड़े रखे और गया, और रानी के इसमें तो कुछ पंख वगैरह लगाए थे, इसीलिए वो रानी है ये समझ में आ ही रहा था। तो वो गए और उसके चरणों में वो कपड़े रखे। अभी भाषा तो आती नहीं है, तो रानी ने वो कपड़ा लेकर पूछा क्या करना है। इसने अपने कमर को बांध के दिखाया कि ऐसे बांधना है। तो वो देख के रानी ने भी खुद के कमर में वो कपड़ा बांधा। फिर उसने एक कपड़ा ऊपर में उत्तरीय करके कैसे लेना है बताया। वो भी इस रानी ने लिया और रानी को बहुत अच्छा लगा, यानी। और फिर उसने देखा कि ये तो मित्र करके आए हैं, और फिर उसने जो भी एक्शन है, एक्शन से बताया आपके लोग आ सकते हैं, और वही सारोंग करके वहां के लोग पहनते हैं, ऐसी लुंगी जैसे ही नीचे पहनते हैं। और धीरे 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 वो कंबू वहीं रहा। फिर कपड़े कैसे तैयार करना है, बुनना कैसे है, कपास, ये सारा वहां शुरू हो गया। और बाद में तो उसका विवाह भी रानी के साथ हो गया, और उस कंबू के कारण कंबोडिया आया, ऐसा कहते हैं। अभी आप जानते हैं कंबोडिया जिस प्रकार से विकसित हुआ, आज भी सबसे बड़ा, यानी आज तक का कह सकते हैं, आज अभी कुछ अपने स्वामीनारायण के मंदिर हो सकते हैं बड़े, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर एंकोर वैट में है, बहुत बड़ा मंदिर। और उसके जो सैटेलाइट पिक्चर्स है, उससे तो उसका जो नियोजन है वो ध्यान में आता है। इतना विकसित हुआ, जहां कपड़े भी पहनना पता नहीं था, वहां इतने भव्य मंदिरों का निर्माण करने वाली संस्कृति खड़ी की। इसलिए ये इस राष्ट्र ने किया है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इस राष्ट्र की उद्घोषणा कैसी करनी है, शांति और मांगल्य से करनी है।
ये राष्ट्र सामर्थ्य से क्यों उठना है? पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए उठना है। इसीलिए सिर्फ मेरा जीवन अच्छा होना है, मेरा राष्ट्र सामर्थ्यवान होना है, वैभवशाली होना है, इतना छोटा हमारा ध्येय नहीं है। तो हमारा ध्येय यह है कि पूरी मानव समाज अपनी विविधता के साथ, अपने उपासना पंथ के साथ, अपनी भाषा के साथ, लेकिन परस्पर आदर करते हुए, और मनुष्य जो ईश्वर स्वरूप है, मनुष्य ने जो खुद का आत्मविकास करना है, वो आत्मविकास वो कैसे करे, ऐसा तंत्र देने वाला, जिसमें योग भी है, जिसमें बहुत कुछ है, ये सारा भारत पूरे विश्व को दे सकता है, देना है। ये कार्य भारत ने करना है। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं कहते हैं। तो आपने सुना होगा, अर्नोल्ड टॉयनबी करके एक बहुत बड़े विश्व के इतिहासकार है। तो इस इतिहासकार ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े इतिहास के खंड लिखे, लेकिन राजाओं को लेकर नहीं लिखे। तो संस्कृतियों का उदय कैसे होता है, नाश कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसा करते हुए लिखा। तो वो अपने 10 खंडों के अंत में वो कहते हैं कि यदि इस मानव समाज को बचाना है तो हमें भारत ने दिखाए हुए मार्ग से जाना होगा, श्री रामकृष्ण परमहंस ने दिखाए हुए मार्ग से जाना होगा, महात्मा गांधी ने दिखाए हुए मार्ग से जाना होगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो चाहे विश्व के इतिहासकार हो, थोर चिंतक हो, डिफेंस एनालिस्ट हो, जैसे सैमुअल हंटिंगटन है, उनका एक पुस्तक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो हो, ऐसे अनेक प्रकार के चिंतक अलग अलग फील्ड के, वो भी जब चिंतन करते हैं और भारत को जब जानते हैं, तब कहते हैं भारत ये विशेष देश है और ये भारत ही मानव समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। वह ध्येय को रखते हुए हमें हमारे राष्ट्र का पुनरुत्थान करना है। वो करना है तो स्वयं को योग्य प्रकार से शिक्षित करना है, जीवन में ध्येय लेना है, और ऐसा करते हुए हम सब युवाओं ने मिलकर पूरे इस राष्ट्र का सपना जो अनेक लोगों ने देखा है वो साकार करना है। ऐसा कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય દીદી। આપણને એવું જ લાગે છે કે દીદી બોલ્યા જ કરે, ખરેખર એવું થાય છે અમને બધાને कि आप बोलती ही रहे दीदी और हम सुनते ही रहे। फिर से जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। उनकी एनर्जी आप देख सकते हैं, मतलब युवाओं के प्रति जो उन्होंने विचार अपने प्रकट किए, तो उन्होंने 2-3 बातें बताई। डिटेचमेंट कैसे करना है, एजुकेशन इज विद इन द स्टूडेंट्स, वी नीड टू प्रिपेयर बैकग्राउंड ओनली, ये हम टीचर्स के लिए था, और बाकी भी बहुत सारी बातें बताई। यूथ इज ऑलवेज गुड। हम कई बार टीचर्स जब हम डिस्कस करते हैं दीदी, तो हम ये बोलते हैं कि आजकल के बच्चे अच्छे नहीं है, कई बार मतलब निकल जाता है मुंह से, लेकिन आज सही में पता चला बच्चे अच्छे ही हैं। वी नीड टू इम्प्रूव अवर सेल्व्स, और द थीम इज दैट के यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेंसिटी। तो मतलब आप डेस्टिनी जो भी है आप खुद उसी को मतलब आप क्रिएट करते हो। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को मैं निवेदन करूंगा कि अपने जो विचार, सवाल या कुछ है, तो 5 मिनट हमने वो भी रखे हैं, तो दीदी हमारे साथ उपस्थित हैं, तो उनसे वार्तालाप करेंगी, उनका जवाब देंगे। तो जिस किसी के भी मन में कोई विचार आ रहा है, पूछना चाहते हैं, तो अपने हाथ खड़े करके अपनी जगह पे खड़े होके वो अपना सवाल रख सकते हैं। जी विद्यार्थियों ने विनंती, जी नितेश भाई विनोद उभो थईने प्लीज। कोडलेस नहीं साहब अपनी पास कोडलेस से? हाँ हाँ Hello, ma'am. Ma'am, my question is that के how to be consistent. Consistency कैसे रखें? कि ऐसा है कि 2 दिन ऐसा होता है फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहती। थैंक यू मैम। हल 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 आज जो समस्या है, हो गया क्या शुरू? हाँ।
ये कंसिस्टेंसी की है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हम भी अच्छे विचारों के संपर्क में आते हैं तो हम उसमें हमें अच्छा लगता है, कुछ करेंगे सोचते हैं, इवन अपना भी खुद का विचार करते हैं कि हाँ कल से मैं एकदम 5 बजे उठकर अध्ययन करूंगा। ऐसा करते हैं, 2 दिन होता है, तीसरे दिन से समाप्त होता है। तो कंसिस्टेंसी ये एक साधना है। इसके कुछ प्रकार है। एक यानी आपने जो भी संकल्प किया है करने का, आपका वो चूक गया तो तुरंत दूसरे दिन या उसी दिन शाम को कर सकते हैं तो करना है, ये पहला। बहुत बार क्या होता है, एक दिन चूक गया तो हम कहते हैं अभी आज क्या है, आज सोमवार है या आज क्या है 19 तारीख है, 1 तारीख से मैं फिर से शुरू करूंगा। तो वो 1 तारीख तक तो और हवा निकल जाती है। इसीलिए तुरंत शुरू करना है जो भी हमने तय किया है। स्वामी विवेकानंद भी ये बताते हैं, आप 1000 बार चूक गए तो भी 1001 बार फिर से आप शुरू कीजिए। तो तुरंत शुरू करना, इस पे जोर देना है। दूसरा ऐसा है कि जिन विचारों के कारण मैंने ऐसा संकल्प लिया, उन विचारों के संपर्क में मैंने रहना है। तो ऐसे विचारों का अध्ययन रोज 10 मिनट क्यों ना हो मैंने करना है, 10 मिनट, ज्यादा नहीं। ऐसे पुस्तक हो, ऐसे विचार हो, स्वामी जी के पुस्तक हो, जो भी हो, तो 10 मिनट मैंने अध्ययन करना है। दूसरा, ऐसे विचार वाले जो व्यक्ति है, ऐसा कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनके संपर्क में रहने का प्रयास करना है। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया, विवेकानंद मंडल क्लब, आप आपके महाविद्यालय में जो भी है शुरू यदि करते हैं तो ऐसे विचार वाले युवा हफ्ते में 1 बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर हम तय करेंगे और क्या करना है। तो हम समविचारी लोगों को ढूंढते हैं तो उनके विचारों का भी अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे साथ जो है वो अलग विचार के है तो अपना विचार टिकाना कठिन होता है, जिसको पुराने अपने पारंपरिक शब्दों में सत्संग कहते हैं। लेकिन आज सत्संग का अर्थ सिर्फ भजन करना हो गया है, लेकिन ऐसा सत्संग का अर्थ नहीं है। तो जो विचार लेकर मैं हूं, उसी विचार को लेकर काम करने वाले लोगों के साथ मैंने जुड़ा रहना। तीसरा जो है कि प्रत्यक्ष उसमें मैंने मेरी ऊर्जा लगाने की योजना जो है, यो योजना और पक्की पक्की करती जाना। यानी मैंने जो तय किया है वो मेरा क्यों चूक गया, इस कारण चूक गया, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा। ऐसा हर बार जब चूक जाते हैं, आत्मावलोकन करते हुए उसकी योजना बनाना। ये 3 ખૂબ ખૂબ આભાર દીદીનો, જોરદાર તાળીઓથી, અને નિતેશભાઈનો પણ આભાર। હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પોતાના હાથ ઊંચો કરે, અમે કોડલેસ માઇક પહોંચાડીશું। किसी का भी कोई क्वेश्चन टीचर्स भी पूछ सकते हैं और कोई भी जनरल पब्लिक भी पूछ सकती है। यस, मेरा सवाल ये है कि हमें कुछ ऐसा लगता है कि हम कुछ करेंगे, हमें कुछ करना है, और ऐसे अवसर भी मिलते हैं, अंदर से होता है कि हम कुछ कर लेंगे, लेकिन जब वो करने की बारी आती है तो हम कर नहीं पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो रोज थोड़ी देर ध्यान कीजिए। ध्यान यानी थोड़ी देर बैठना है, 5 मिनट बैठिए और क्या करना है, मैंने क्या करने की मेरी इच्छा हुई है, उसका बार बार उसको दोहराइए, संकल्प कीजिए। मन की सकारात्मकता पक्की कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, चाहे जो हो मुझे ये करना है। फिर थोड़ी देर आप जिस भी ईश्वर के जिस भी रूप को मानती है, उस रूप से मन से प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये शक्ति दीजिए। और तीसरा, मेरे अंदर ये सारी शक्ति है जो मैं लेकर ये कर सकती हूँ। कम से कम रोज पहले 5 मिनट इसके लिए चाहिए तो एकदम मोबाइल में अलार्म लगा के मोबाइल दूर रखिए। यानी 5 मिनट हुए क्या आंखें खोल के देखने की जरूरत नहीं होगी। और आपको ये अच्छा लगने लगता है तो उसको 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट बस है। पहले ही एकदम 15 मिनट कठिन होगा तो पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए। ऐसा करेंगे, विचार सतत वो होता है तो धीरे धीरे कृति में भी वो आएगा। जैसे भगिनी निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, मार्गारेट नोबल करके ब्रिटिश थी, यहाँ आई, यहाँ उसने दीक्षा ली और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपना जीवन लगाया। तो वो कहती थी, द हीरोज आर नॉट बॉर्न, द हीरोज आर मेड बाय द प्रेशर ऑफ हीरोइक थॉट्स। हीरोज आर नॉट बॉर्न यानी महान व्यक्ति जो है, कुछ साध्य करने वाले व्यक्ति जो है,
वो जन्मतः नहीं होते हैं। तो वो ऐसे महान अच्छे विचार वाले जो हमें सिद्धि प्राप्त तक लेके जाएंगे, ऐसे विचारों के सतत प्रेशर से वो बनते हैं। तो हम रोज 5 मिनट पहले ऐसा शुरू करें, फिर जो मैंने उनको बताया वो भी उसमें जोड़े, तो जरूर हम जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। બિલકુલ, થેન્ક યુ દીદી અને બેન. હવે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય ટીચર્સ કમ્યુનિટીમાંથી પૂછી શકે છે. ફરીથી હું આમંત્રિત કરું છું. જી, આપનું નામ બી જણાવશો જોડે. भरत भाई परीख, संतरामपुर। राजयोग के बारे में विवेकानंद के विचार या उसके कुंडलिनी की शक्ति, स्वर विज्ञान के बारे में। एक ऐसा है इसमें कि योग ये जो योग जो है ये स्वामी विवेकानंद पहले है जो पश्चिम को लेकर गए, और वो जहाँ सतत विघटन हो रहा है परिवारों का, कम्युनिटी का, व्यक्ति का, इसीलिए वहाँ योग लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन उसका सिर्फ फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट ही वो ध्यान में ले रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ही योग वहाँ वो लेकर गए थे। और योग यानी सिर्फ राजयोग नहीं है, जैसे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो और योग ऐसे अलग अलग नहीं है, सारे है तो योग एक ही है। यानी हम जो भी करते हैं उसमें ज्ञान चाहिए, कर्म की शक्ति चाहिए, फिर संयम चाहिए, फिर उसमें एक समर्पण चाहिए यानी डिवोशन चाहिए, तो ये सारा चाहिए। इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच ही होना है। बाकी कुंडलिनी वगैरह वगैरह स्वामी विवेकानंद ज़्यादा ये जो रहस्यमय बातें हैं ना उसमें जाते नहीं थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे जो रहस्य आपको दुर्बल बनाता है वो सत्य नहीं है, जो आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाता है वो सत्य है। तो इसीलिए आत्मशक्ति को बढ़ाने वाला जो जो अभ्यास है, तो उसमें आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, जो स्वामी विवेकानंद पूरे राजयोग पुस्तक में एक एक सूत्र लेकर बताते हैं, और बहुत लोग उससे प्रभावित भी हुए हैं, पश्चिम में भी और अपने देश में भी। तो उसका अध्ययन हम कर सकते हैं, उसमें स्वामी जी ने बताया है। आत्म विकास का जो शास्त्र है, जो यानी हम कहेंगे जो तर्क शुद्ध और अनुभव सिद्ध ऐसा जो शास्त्र है वो योग है। उस योग की बात स्वामी विवेकानंद ने वहां बताई। ખૂબ ખૂબ આભાર. हेलो, नमस्कार मैडम। महेश बेराठवा, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज काकनपुर। मैडम, मेडिटेशन से जैसे अपने विचार पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स सारे आते हैं, तो मेडिटेशन से अपना जो पॉजिटिव थॉट्स कैसे कंट्रोल करे? बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन उसको मन एकाग्र के लिए क्या करना चाहिए? 2-3 प्रश्न हो गए। एक ऐसा है कि मेडिटेशन में थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है। मेडिटेशन ये हमेशा साक्षी भाव से करना है। यानी आप कुछ कंट्रोल कर रहे हैं तो आप मेंटल लेवल पर ही है। मेडिटेशन ये आत्मिक स्तर पे जाने के लिए है। तो मन भी साधन है, तो हमें मन को देखना है। यानी हम विटनेस है, साक्षी है, और हम अपने मन के खेल भी देख रहे हैं। तो मन में जो भी भाव आते हैं यानी विचार आते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, उनमें फंसना नहीं है। आप सिर्फ मन का खेल देखिए, समझिए। एक बार ये समझेगा तो मन हमें नचाएगा नहीं, हम मन का उपयोग कर सकते हैं। વાંચીને કે તું જ કહી દે. આપણે ક્વેશ્ચન પૂછતા નથી. જો ક્વેશ્ચન ન્યૂટનને ના થયો હોત કે સફરજન નીચે કેમ પડે છે, તો શું થયું હોત? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કદાચ આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ की થિયરી અમને નહીં પડી હોતી, તો આપણો મોટો પ્રોબ્લેમ એ જ છે. પણ એક પ્રશ્ન આ રીતે લખીને આવ્યો છે, ઇમ્પેક્ટ ઓફ બિલીફ સિસ્ટમ એકોર્ડિંગ ટુ હિન્દુ કલ્ચર વર્સિસ વેસ્ટર્ન કલ્ચર. પ્લીઝ એક્સપ્લેન મેમ. ભૂપેન્દ્ર પરવેઝ, પીએચડી સ્કોલર એસ જીજીયુ. अच्छा, भारत एक्चुअली ये बहुत बड़ा विषय है, यानी ये समझाना थोड़ा कठिन होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का सर्वधर्म परिषद में प्रतिनिधित्व किया। अब ये हिंदू धर्म क्या है यही हमें समझता नहीं है, तो हम हिंदू धर्म को एक डाइवर्सिटी बना देते हैं। यानी
ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास इस मानव समाज ने किए हैं, उन प्रयासों के जो जोड़ने वाले महत्व के तत्व है, उन तत्वों को लेकर मनुष्य का जो जो आध्यात्मिक विकास होता है, हर एक स्तर के ऊपर जिस प्रकार की साधना होती है, वह सारी साधना उस स्तर के लिए सही है और उस स्तर से अगले स्तर कैसे जाना है, ये सब बताने वाला जो एक आध्यात्मिक मानव के विकास का शास्त्र है, वो हिंदू धर्म है। लेकिन वो स्वामी विवेकानंद ने वहां जो बताया वो उसी प्रकार से बताया। तो इसीलिए हर बिलीफ सिस्टम का अपने अपने जगह स्थान है, ऐसा हम भारत में मानते हैं। और जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वी डोंट ट्रेवल फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ और फॉल्सहुड टू ट्रूथ, बट वी ट्रेवल फ्रॉम ट्रूथ टू ट्रूथ, वी ट्रेवल फ्रॉम लेसर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। यानी सत्य जो है वो भी, यानी इस भौतिकता का जो सत्य है वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग है। जैसे उदाहरणार्थ हम सब यहाँ बैठे हैं, अभी समझिए ऐसी कुछ जादू की छड़ी हो जाती है और हम सबकी आंखें एक्सरेज परसीव करने लगती है, ठीक है? तो फिर क्या होगा, हमें यहाँ क्या बैठा हुआ दिखेगा? सारे क्या कहेंगे, कंकाल बैठे हुए दिखेंगे यानी स्किन दिखेगी नहीं, कपड़े दिखेंगे नहीं, सिर्फ कंकाल दिखेंगे, क्योंकि एक्सरेज इस सबको पेनिट्रेट करते हैं। और ऐसे ही सबके यदि आंखें हैं तो हमारी सौंदर्य की कल्पना क्या होगी कि हाँ, इसके जो हड्डियां हैं ना वो बहुत चिकनी है या लंबी है, अच्छी है। हमारी सौंदर्य की कल्पना स्किन को लेकर रहेगी नहीं, सारा सत्य ही बदल जाएगा। यानी आज हम एक लिमिटेड लाइट स्पेक्ट्रम रिसीव करते हैं, इसीलिए हमें विश्व अलग प्रकार से दिखता है। हम अलग प्रकार से रिसीव करने लगेंगे, विश्व अलग दिखेगा। तो उस स्तर पे वो सत्य है, इस स्तर पे ये सत्य है। सो ये भारतीय संस्कृति ने बताया कि वी ट्रेवल फ्रॉम ट्रूथ टू ट्रूथ। सो हर एक कोई अपने स्थान पे सही है। लेकिन पश्चिम में ऐसा है, पश्चिम में एक्सक्लूसिव अप्रोच है, यानी मैं जो कहता हूं वही सही है, मेरा भगवान सही है, आपका भगवान शैतान है, इसलिए आपको जीने का अधिकार नहीं है। तो बिलीफ सिस्टम लेकर वहां एक्सक्लूसिव अप्रोच है। स्वामी विवेकानंद ने वहां बताया कि यदि यहाँ कोई ऐसा सोच रहा है कि पूरा विश्व क्रिश्चियन हो जाएगा, तो आई पिटी हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। यदि कोई ऐसा सोचता है कि सारा विश्व मुस्लिम हो जाएगा या हिंदू हो जाएगा, आई पिटी हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये विविधता, ये निसर्ग का नियम है और इसीलिए हर एक विविधता का सम्मान होना है, ऐसा स्वामी जी ने बताया। लेकिन जो पश्चिम बिलीफ सिस्टम है वो एक्सक्लूसिव है। अभी एक बार एक्सक्लूसिव हो गए, पहले तो बोलेंगे कि हमारा भगवान सही है, आपका भगवान गलत है, ठीक है? यहां तक पहले एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिवनेस है। स्वामी जी ने बोला हमारे देश में तो एक्सक्लूसिव के लिए शब्द ही नहीं है, हमारे किसी भारतीय भाषा में शब्द नहीं है, क्योंकि हम एक्सक्लूसिव है ही नहीं। फिर दूसरा एक्सक्लूसिवनेस कहाँ आता है कि भगवान तो एक ही है, लेकिन मैं जिस प्रकार से प्रार्थना करती हूं वही सही है, आपका गलत है। एक बार मैं एक क्रिश्चियन मिशनरी से संवाद कर रही थी, तो वो प्रोटेस्टेंट थे। तो मैंने उनको बोला आप कैथोलिक्स को जाके कन्वर्ट क्यों करते हैं? तो बोले करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैथोलिक्स को जीसस की प्रार्थना कैसी करनी है पता नहीं है हमें ही पता है। यानी फिर वो भी आप जानते हैं कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट आज भी झगड़ा करते हैं, आज भी उनमें युद्ध होते हैं। तो एक बार एक्सक्लूसिव अप्रोच हो गया तो फिर हम यानी नकारते ही रहते हैं। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद यही कहते थे, ये जो इंक्लूसिव अप्रोच है, यानी जो आध्यात्मिक अधिष्ठान है, वो यदि अपने विश्व के सारे बिलीफ सिस्टम को आ जाता है, तो रिलीजन के कारण, बिलीफ सिस्टम के कारण जिस प्रकार से एक खून खराबी हो रही है, जो स्वामी जी ने भी वार्निंग दी थी कि यदि हम ये एक्सक्लूसिवनेस नहीं छोड़ेंगे तो आज तक भी अनेक हमने खून बहाया है, आगे भी बहता रहेगा। और वैसे ही हुआ 11 सितंबर 2001 में, ऐसा होता भी रहेगा। तो ये एक्सक्लूसिवनेस यदि हम अपने बिलीफ सिस्टम का निकालते हैं, हम जिस भी बिलीफ सिस्टम में हैं, और ये भारत में रहने वाले
चाहे हम हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुसलमान हो, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम में यदि एक्सक्लूसिव अप्रोच है हम उसको निकालते हैं तो हम विश्व में जो बाकी लोग हैं अपने बिलीफ सिस्टम के उनको भी हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये भारत ही कर सकता है। तो आध्यात्मिक अधिष्ठान यदि यानी अद्वैत अधिष्ठान यदि बिलीफ सिस्टम को आता है तो फिर एक्सक्लूसिव अप्रोच चला जाएगा। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन इनवाइट करिए છીએ। ओके जी, जैसे स्वामी जी कहते थे कि जो युवा लोग हैं उनको राजनीतिक प्रवृत्तियों में ज्यादा रहना चाहिए ताकि हम एक नेशन बिल्ड कर सके फ्यूचर के लिए, तो आप आज के समय के अनुसंधान में क्या कहना चाहती है इस बारे में? मुझे ऐसे नहीं लगता है कि स्वामी जी ने कहा है कि आपको राजनीति में जाना चाहिए। मैंने ऐसा तो अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में युवाओं ने जाना है, अच्छा कार्य करना है, तो राजनीति भी उसमें इंक्लूड है। आप जो भी करेंगे अच्छा से कीजिए। स्वामी जी कहते हैं एक बार यदि आप अद्वैत यानी आत्मीयता और धर्म यानी मैं जो भी करती हूं वो अच्छा से करना कर्तव्य यदि समझते हैं तो आप यदि चमार है आप अच्छे चमार होंगे, आप टीचर है आप अच्छे टीचर होंगे, आप माँ है आप अच्छी माँ बनेंगे, आप पिता है आप अच्छे पिता बनेंगे। हम राजनीति में जाना चाहते हैं, हम अच्छे राजनीति का एक क्या करते हैं प्रतिमान हम प्रतिष्ठित करेंगे। तो ऐसा सपना लेकर युवा जरूर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति में जाना चाहिए ऐसा स्वामी जी ने नहीं कहा है। થેન્ક યુ। આમ તો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હતો પણ એક પીએચડી સ્કોલરનો છે મેડમ, તો વોટ ઇઝ પરફેક્ટ ડેફિનેશન ઓફ એજ્યુકેશન ઇન યંગસ્ટર એઝ પર યોર ઓપિનિયન? आप परफेक्ट डेफिनेशन ही बोल रहे हैं तो मैं तो स्वामी विवेकानंद के इससे ही फिर से जो बताया वही बताऊंगी। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा वो है जो हमारे अंदर का श्रेष्ठत्व अच्छाई उसका जीवन में प्रगटीकरण करती है। तो मैं शिक्षित हूं इसका अर्थ ऐसा है मैं जहां भी जाती हूं वहां मैं लोगों को आनंद देती हूं, वहां एक सकारात्मक वातावरण खड़ा करती हूं, वहां मैं उस कार्य को अच्छी दिशा देती हूं। मैं सही अर्थ से शिक्षित हूं तो ये शिक्षा का अर्थ है। जी खूब खूब आभार।